विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम आधुनिक हिंदी तथा प्राचीन हिंदी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य परिभाषाओं पर विचार करेंगे। उससे पूर्व हिंदी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाओं को हम क्यों जानना चाहते हैं, इसकी वजह भी हमें मालूम होनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, साहित्य अर्थात काव्य का स्वरूप समझने के लिए जिस तरह हमने संस्कृत और अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं पढ़ी, उसी तरह हिंदी के आधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों द्वारा दी गई काव्य परिभाषाओं को पढ़ना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि उससे भी साहित्य या काव्य का स्वरूप स्पष्ट होने में हमारी सहायता होगी। यद्यपि हिंदी के आचार्यों और विद्वान आलोचकों की परिभाषाओं में, खास करके प्राचीन हिंदी विद्वानों की परिभाषाओं पर संस्कृत परिभाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, उसी तरह आधुनिक हिंदी विद्वानों की परिभाषाओं पर अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। फिर भी इसमें से कुछ परिभाषाओं को जान लेना निश्चित रूप से हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। आइए हम हिंदी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य परिभाषाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले आचार्य केशवदास का नाम आता है। आचार्य केशवदास मध्ययुगीन कालखंड के एक प्रसिद्ध कवि और संस्कृत तथा हिंदी के विद्वान माने जाते हैं। केशवदास महाकवि भी थे, साथ साथ काव्य शास्त्र के विद्वान व्यक्ति भी थे। उन्होंने रामचंद्रिका नामक प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा, साथ ही साथ रस चंद्रिका वगैरह उनके कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी संस्कृत में रचे गए हैं। वे काव्य की परिभाषा देते हुए अपनी रचना में लिखते हैं, यद्यपि जाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत्त भूषण बिनान सोहई कविता परिता मित्त। इस परिभाषा को देखिए, ये मूल ब्रज में लिखी गई परिभाषा है। आप जानते हैं कि ब्रज हिंदी की एक बोली भाषा का नाम है, जो मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। सूरदास, रहीम, मीराबाई आदि प्राचीन मध्यकालीन हिंदी कवियों के कविता की भाषा ब्रज मानी जाती है। ब्रज एक समृद्ध काव्य भाषा के रूप में हिंदी में प्रसिद्ध है। उसी ब्रज में ये परिभाषा दी गई है। तो इस परिभाषा में देखिए आचार्य केशवदास क्या कहना चाहते हैं। केशवदास कहते हैं, यद्यपि जाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत्त भूषण बिनान सोहई कविता बनिता मित्त। इसका अर्थ ये होता है मित्रों कि यद्यपि यानी यद्यपि, यदि जाति सुलक्षण और स्वरूप अर्थात सुवर्ण अच्छा वर्ण अच्छा स्वभाव, ये सारी बातें होते हुए भी कविता अर्थात काव्य, बनिता अर्थात स्त्री और मित्र अर्थात मित्र, ये अलंकारों के बिना शोभा नहीं देते। सोहई का मतलब है शोभा देना, सुंदर दिखाई देना। तो सुंदरता के लिए या शोभा प्राप्त होने के लिए अलंकारों से बढ़कर अन्य कोई चीज नहीं है, ऐसा केशवदास का कहना है। केशवदास के विचार से काव्य में रस, छंद और शब्द के सौंदर्य के साथ साथ अलंकारों को होना परम आवश्यक है। उनके इस चिंतन को काव्य की परिभाषा तो हम नहीं मान सकते, हाँ कविता की शोभा वे अलंकार को मानते हैं। ये बात यहाँ उभर कर सामने आती है, क्योंकि अलंकारों के बिना वो कविता को कविता कहने के लिए तैयार नहीं है। इस परिभाषा के आधार पर हम केशवदास को अलंकारवादी आचार्य कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा आचार्य चिंतामणि की दी जाती है। चिंतामणि भी मध्ययुगीन कालखंड के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और लक्षण ग्रंथकार संस्कृत विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ कविकुल कल्पतरु में यह परिभाषा दी है। परिभाषा इस प्रकार है, बहुत संक्षेप में, बत कहावु रस में जू है कवित कहावई सोय। देखिए इसमें चिंतामणि जी क्या कहते हैं, बत कहाहू रसमय। तो कहने की बात यह है कि जिस कविता में रस है
उसी को हम कविता कह सकते हैं। ऐसा इसका सीधा अर्थ है। मित्रों, आचार्य चिंतामणि की इस परिभाषा पर हमें संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य विश्वनाथ के परिभाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तुम्हें याद होगा कि आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा हमने तुम्हें पिछली तासिका में बताई थी। क्या है वो परिभाषा? वो इस प्रकार है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका अर्थ यह है कि रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य रचना में या पद रचना में रस का अंतर्भाव होता है उसी को हम काव्य कह सकते हैं। यहाँ भी आचार्य चिंतामणि हमें कह रहे हैं कि जिस वक्तव्य में या जिस पद में, जिस वाक्य में रस होगा उसी को कविता हम कहेंगे। तो यहाँ इस परिभाषा में वो भी रस से युक्त वाक्य को काव्य मानते हैं। सीधी और सरल बात है। इस तरह से जैसे आचार्य केशवदास ने अलंकारों के बिना कविता को कविता कहना उचित नहीं माना, उसी तरह आचार्य चिंतामणि अलंकार के स्थान पर अब रस के बगैर काव्य को काव्य नहीं कहना चाहते। यानी ये रसवादी आचार्य है केशवदास, अलंकारवादी आचार्य हैं। तो दो बातें तो हमें मालूम हो गई कि काव्य में अलंकार होते हैं, काव्य में रस होता है, भले ही रस का अर्थ हम माधुर्य या आनंद को ले। आइए तीसरी परिभाषा हम देखते हैं। तीसरी परिभाषा दी जाती है और एक मध्ययुगीन प्रसिद्ध कवि हिंदी भाषा के सुरती मिश्र, हिंदी भाषा अर्थात तत्कालीन ब्रज भाषा जो हिंदी की बोली भाषा है, ये भी ब्रज भाषा में अपनी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, काव्य सिद्धांत। इस ग्रंथ में सुरती मिश्र ने कहा है कि वर्णन मनरंजन जहां रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि कौ जूती ही काव्य कहत सब कोई। ध्यान दीजिए, वर्णन मनोरंजन जहां, जहां वर्णन होता है, जहां मनोरंजन होता है, जहां अलौकिक रीति से अपनी बात कही जाती है, रीति यानी पद्धति, तरीका, ढंग, लहजा, जहां अलौकिक तरीके से मनोरंजन प्रधान वर्णन किया जाता है, निपुण कर्म कवि को ज्योति ही, वहीं पर कवि के उस निपुण कर्म को हम सब काव्य कह सकते हैं, ऐसा सुरती मिश्र ने कहा है। अब यह परिभाषा मित्रों वैसे हमें कुछ अस्पष्ट प्रतीत होती है, क्योंकि अलौकिक रीति इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, यानी अलौकिक ढंग। परंतु अलौकिक ढंग कौन सा, किसके बारे में वो अलौकिक ढंग कह रहे हैं, इसका निर्णय करना यहाँ हमारे लिए कठिन है। ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए ये परिभाषा हमें अस्पष्ट दिखाई देती है। इस तरह से ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही हम कह सकते हैं। अगली परिभाषा देखिए। अब अगली परिभाषाएं आधुनिक हिंदी विद्वानों की हैं। अब तक हमने प्राचीन हिंदी विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी, जिसमें खास करके मध्यकालीन अर्थात 19वीं सदी और 18वीं सदी के विद्वानों की परिभाषाएं हैं। अब हम आधुनिक विद्वान अर्थात 20वीं सदी और 21वीं सदी के कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके द्वारा हमारे सामने काव्य का कुछ स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। आधुनिक हिंदी विद्वानों में सबसे पहला नाम हमारी नजरों के सामने आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी भाषा और आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रवर्तक विद्वान माने जाते हैं। एक बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े संपादक, बहुत बड़े पत्रकार, निबंधकार और समीक्षक आदि माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में इनका जन्म हुआ था। मित्रों, आचार्य शब्द से स्पष्ट है कि साहित्य की सभी विधाओं में इन्हें गति प्राप्त थी। एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। सरस्वती नामक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन इन्होंने किया और हिंदी भाषा तथा हिंदी साहित्य को संवारा, समृद्ध किया। ऐसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने रसज्ञ रंजन नामक ग्रंथ में इस परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। देखिए परिभाषा, अब यहाँ उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए तीन तरह से वो प्रस्तुत की है, यानी तीन परिभाषाएं उनकी यहाँ दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से।
पहली परिभाषा इस प्रकार है, कविता अब तक की परिभाषाएं काव्य में थी, अब ये परिभाषाएं गद्य में है। ये समझने में कुछ आसान प्रतीत होती हैं और तुम्हें भी आसान लगेगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। क्या है? कविता प्रभावशाली रचना है जो सुनने वाले और पढ़ने वाले के मन पर आनंददायक प्रभाव डालती है। दूसरी परिभाषा इस प्रकार है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक। तीसरी परिभाषा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। देखिए मित्रों, ये तीन परिभाषाएं द्विवेदी जी ने अपने रसज्ञ रंजन नामक ग्रंथ में प्रस्तुत की है और इन परिभाषाओं के आधार पर वे काव्य का स्वरूप हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब इन लक्षण या परिभाषाओं के आरंभ में हमें इस बात का पता तो नहीं चलता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस रचना की बात कर रहे हैं वो रचना निश्चित रूप से कौन सी है। क्या वो संगीत की रचना की बात कर रहे हैं, क्या वो चित्र की बात कर रहे हैं, या फिर और दूसरी किसी रचना की बात कर रही है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट नहीं हो रही है, परंतु धीरे धीरे ये बात खुलती जाती है कि वो शब्द रचना की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यानी कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। आगे देखिए, दूसरी परिभाषा में कविता शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वो पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक। यहाँ वो गद्य और पद्य काव्य के दो रूपों का स्पष्ट उल्लेख करते हैं, यानी वो कविता की ही बात इस परिभाषा में कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। और तीसरी परिभाषा में वो अंतःकरण की वृत्तियों को कविता कहते हैं। तो पहला जो लक्षण है वो कुछ अस्पष्टता से युक्त है। दूसरा काव्य लक्षण अर्थात काव्य परिभाषा जो है उसमें अतिव्याप्ति का दोष है। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। कौन से मनोभाव? वही कविता है, ऐसा वो कहते हैं। मनोभाव कई तरह के होते हैं मित्रों, और सभी मनोभावों को हम कविता नहीं कह सकते हैं। सभी मनोभाव कविता का रूप धारण नहीं करते हैं, तो इसलिए समस्त मनोभावों का प्रकाशन कविता कैसे हो सकता है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। इसलिए दूसरी परिभाषा भी बहुत समर्पक या उपयोगी नहीं है। तीसरी परिभाषा एकांगी और अस्पष्ट है मित्रों। क्या है तीसरी परिभाषा? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अब अंतःकरण की वृत्ति या अंतर्वृत्ति का चित्र कविता का एक रूप हो सकता है, परंतु उसे हम पूर्ण कविता नहीं कह सकते। द्विवेदी जी ने काव्य और कविता को एक दूसरे का पर्याय माना है। हमारे लिए काव्य का मतलब साहित्य है, और साहित्य में कविता के साथ साथ गद्य के सभी प्रकार आते हैं, जैसे कि कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, ये हो गए गद्य के अनेक प्रकार। उसी तरह से कविता में स्फुट कविता, प्रबंध कविता में महाकाव्य, खंड काव्य, आगे चलकर गीति काव्य, मुक्तक काव्य वगैरह वगैरह, ये समग्र जो साहित्य है उसको संस्कृत के विद्वानों ने काव्य शब्द से संबोधित किया था। तो द्विवेदी जी सीधे कविता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए काव्य और कविता को उन्होंने पर्यायी माना है, जो कुछ बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, फिर भी द्विवेदी जी की इन तीन परिभाषाओं के आधार पर काव्य का एक अलग रूप हमारे सामने स्पष्ट अवश्य होता है। हिंदी में आधुनिक विद्वानों में दूसरे विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी हिंदी आलोचना और हिंदी निबंध के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या पंडित रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान थे, जिन्होंने सन 1928 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कार्य किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष और एक प्रकांड विद्वान, संस्कृत तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता जगत के और काव्य साहित्य के भी प्रकांड पंडित थे। उन्होंने आजीवन लेखन कार्य किया। शुक्ल जी
ने अपने एक प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है उसमें कविता के बारे में बहुत संक्षेप में कहा है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। क्या है? कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। शुक्ल जी का विचार यह है मित्रों कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति है जगत और उसकी अभिव्यक्ति है कविता। तो इस तरह कविता अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति हो गई। अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं है। कभी कभी जब कहते हैं कि कोई ऐसी एक चीज, कोई ऐसी एक शक्ति, कोई ऐसा एक तत्व है कि जो इस चराचर सृष्टि में मूर्त और अमूर्त रूप में सब ओर व्याप्त है, तो उसकी अभिव्यक्ति क्या है? जो आंखों को दिखाई देने वाला जगत है, और इस जगत की अभिव्यक्ति है कविता। यानी कविता क्या हो गई? अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति हो गई। यह लक्षण कविता के नवीन और वैविध्यपूर्ण रूप का संकेत अवश्य करता है, परंतु जीवन और जगत की समस्त अभिव्यक्ति को हम काव्य नहीं कह सकते हैं। इसलिए शुक्ल जी की यह परिभाषा भी अतिव्याप्ति के दोष से युक्त है। अतिव्याप्ति यानी इसमें बहुत सारे क्षेत्रों का उल्लेख या वर्णन अपने आप आ जाता है, तो ये परिभाषा भी बहुत उपयोगी या परिपूर्ण परिभाषा नहीं कहला सकती है मित्रों। फिर भी आचार्य शुक्ल का विचार अवश्य हम याद रख सकते हैं, जो काव्य को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति यानी प्रस्तुति मानते हैं। तीसरी परिभाषा आधुनिक हिंदी विद्वानों में हम देखते हैं। हिंदी भाषा के आधुनिक युग के महान कवि, जिन्हें छायावादी कवि या छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभ कहा जाता है, छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक भी जिन्हें कहा जाता है, वे महाकवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य हिंदी में प्रसिद्ध है। काशी अर्थात बनारस में रहने वाले तथा वहीं पर काव्य रचना तथा साहित्य साधना के द्वारा समस्त हिंदी जगत में और विश्व में ख्याति प्राप्त कवि जयशंकर प्रसाद की परिभाषा हमारे सामने है। मित्रों, प्रसाद जी का एकमात्र गद्य ग्रंथ है। उस गद्य ग्रंथ में वे ये परिभाषा देते हुए कविता को समझाने की चेष्टा करते हैं। प्रसाद जी देखो क्या कहते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह यानी काव्य एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। प्रसाद जी ने सीधे सीधे काव्य शब्द का प्रयोग किया है। वो कहते हैं कि काव्य क्या है? आत्मा की अनुभूति है, संकल्पात्मक अनुभूति। और काव्य का संबंध वो पहले बता देते हैं कि विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। आप जानते हैं कि विज्ञान में भरपूर जानकारी होती है और उस जानकारी का विवेचन विश्लेषण होता है, परंतु वो विज्ञान हो गया। विज्ञान से हमें जानकारी अवश्य मिलती है, परंतु आनंद नहीं मिल सकता है। तो विज्ञान और कविता एक नहीं है, ये बात वो पहले स्पष्ट कर देते हैं। आगे वो कहते हैं कि काव्य एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। काव्य को वो श्रेयमयी ज्ञान धारा कहते हैं और रचनात्मक ज्ञान धारा, रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव, कुछ तो भी नवनिर्मिति की क्षमता या निर्माण जिसमें होता है, उसे रचनात्मक या स्तरीय क्रिएटिव कहा जाता है। प्रेय यानी प्रिय, तो जिसमें प्रेय का गुण होता है, जिसमें श्रेय यानी महत्ता का गुण होता है, जिसमें क्रिएटिविटी नाम की चीज होती है, मौलिकता नाम की चीज होती है, जो ज्ञान से युक्त होता है। तो काव्य से संबंधित बहुत सारी बड़ी बातें वो अवश्य बता देते हैं। फिर भी परिभाषा या लक्षण की दृष्टि से इसमें कई दोष हैं, फिर भी यह एक मौलिक परिभाषा मानी जा सकती है, ऐसा अवश्य हम कह सकते हैं। प्रसाद जी के पश्चात एक और महान कवयित्री हिंदी भाषा की ही, ये भी हिंदी में छायावादी काव्यधारा की एक स्तंभ कहलाती है, महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा के नाम से हिंदी में विख्यात है। दुख और रहस्य जिनकी कविता की आत्मा है, ऐसी महादेवी वर्मा ने गद्य ग्रंथ भी लिखे हैं मित्रों। यद्यपि उन्हें हम एक श्रेष्ठ और सफल कवयित्री के रूप में जानते हैं, फिर भी महादेवी जी एक बहुत बड़ी गद्य लेखिका थी।
उन्होंने अपनी आलोचनात्मक किताब में कविता की परिभाषा देते हुए लिखा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। यहाँ सीधे वो कविता शब्द का प्रयोग करती है। कविता कवि विशेष यानी विशिष्ट कवि, कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। मित्रों, हम जानते हैं कि महादेवी छायावादी काव्यधारा की कवयित्री रही, और छायावादी काव्यधारा का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य यह है कि उसमें गीतात्मकता का वैशिष्ट्य है, विशेषता है। यानी छायावादी काव्यधारा की कविताएं, बहुत सारी कविताएं गाई जा सकती हैं, उसमें संगीत तत्व का अंतर्भाव है। इसलिए उनकी इस परिभाषा में देखिए, हमें सीधे सीधे गीति काव्य का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। वो कहते हैं कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, यानी कोई विशिष्ट कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविता करता है, और ये चित्रण इतना ठीक होता है कि उसे सुनकर या उसे पढ़कर वैसी ही भावनाएं सुनने वाले या पढ़ने वाले के हृदय में आविर्भूत होती है। मित्रों, आपने सुना होगा कि गीति काव्य या लिरिक्स जिसे कहते हैं, उसकी एक विशेषता है कि वो गाया जाता है और उसमें कवि की भावनाओं का चित्रण होता है। परंतु ये हो गई केवल गीति काव्य की बात। काव्य या साहित्य के जो अन्य प्रकार है, गद्य और पद्य, उन पर यह परिभाषा लागू नहीं हो सकती है। ये केवल गीति काव्य की विशेषताओं का निर्देश करती है, इसलिए इसमें अव्याप्ति का दोष है। कुछ परिभाषाएं हमने देखी कि अतिव्याप्ति का दोष उसमें है। अतिव्याप्ति यानी बहुत बड़े क्षेत्र की बात वो करते हैं, और अव्याप्ति यानी जो बहुत संकीर्ण परिधि तक आ जाती है, बहुत सीमित बात वो परिभाषा करती है। अब काव्य ये बहुत व्यापक चीज है, जिसमें कई प्रकार का काव्य या साहित्य निर्माण होता है। मित्रों, मैंने अभी बताया कि क्या कविता, क्या उपन्यास, क्या कहानी, क्या नाटक, क्या निबंध, इस तरह से काव्य या साहित्य के दर्जनों प्रकार हैं। परंतु महादेवी जी की यह परिभाषा केवल गीति काव्य पर प्रकाश डालती है, इसलिए हम इसे अव्याप्ति के दोष से युक्त लक्षण या परिभाषा कहते हैं। आगे देखिए, छायावादी काव्यधारा के ही 20वीं सदी के एक महान कवि और बहुत बड़े विद्वान सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं देखो, जिन्होंने दुख या विरह को कविता का महत्वपूर्ण अंग माना और आजीवन दर्जनों काव्य ग्रंथों का निर्माण करते हुए हिंदी कविता जगत पर छाए रहे, ऐसे महान कवि सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति या निसर्ग के कोमल कवि के नाम से जाना जाता है, वो कविता को लेकर कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। क्या कहते हैं पंत जी? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब ये परिभाषा अस्पष्ट है मित्रों, पहली बात, क्योंकि हमारे परिपूर्ण क्षण कौन से हैं, किसे कहेंगे परिपूर्ण क्षण? और हर परिपूर्ण क्षण का वर्णन या उसकी अभिव्यक्ति कविता कैसे हो सकती है? इसलिए यह परिभाषा बहुत अस्पष्ट परिभाषा है मित्रों। फिर प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में परिपूर्ण क्षण अलग अलग हो सकता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना या पिंडे पिंडे मतिर भन्ना, ऐसा कहा जाता है। इस दुनिया में हर आदमी दूसरे आदमी से अलग है मित्रों, और प्रत्येक व्यक्ति का परिपूर्ण क्षण अलग हो सकता है। किसी का परिपूर्ण क्षण हमारे लिए दुखदायी हो सकता है, किसी का सुखदायी, तो इसे सर्वमान्य परिभाषा हम नहीं कह सकते हैं। आइए अब एक गद्य लेखक, श्रेष्ठ गद्य लेखक के शब्दों में साहित्य या काव्य क्या है उसे हम समझना चाहेंगे, जिन्हें आप सभी जानते हैं। कलम के सिपाही, अमर शब्द शिल्पी मुंशी प्रेमचंद, महान उपन्यासकार या उपन्यास सम्राट जिन्हें कहा जाता है, कहानी सम्राट जिन्हें कहा जाता है, ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के पुरोधा है। साहित्य या काव्य को लेकर उन्हें क्या लगता है? प्रेमचंद जी ने अपने एक निबंध में ऐसा कहा है, बहुत सरल और छोटे से वाक्य में, कि साहित्य जीवन की आलोचना है। मित्रों, हम पहले समझे कि हमने अंग्रेजी काव्य परिभाषाएं पढ़ी है, और अंग्रेजी काव्य परिभाषाएं देने वाले विद्वानों में एक महत्वपूर्ण नाम था मैथ्यू आर्नल्ड जी का।
मैथ्यू आर्नल्ड ऐसे ही एक महान कवि और विद्वान आलोचक थे अंग्रेजी के, जिनका जन्म ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, 19वीं सदी जिनका समय है, और उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी काव्य क्या है? काव्य जीवन की आलोचना का नाम है। तो यहाँ सीधे सीधे प्रेमचंद जी की परिभाषा पर मैथ्यू आर्नल्ड की परिभाषा की गूंज हमें स्पष्ट सुनाई देती है इसमें, क्योंकि प्रेमचंद भी साहित्य को जीवन की आलोचना कहते हैं। फिर भी प्रेमचंद जी का साहित्य यदि हम जानते हैं, उनकी कहानियां और उनके उपन्यास, यदि उनके गोदान उपन्यास का नाम यदि हमने सुना है, या कफन जैसी, पूस की रात जैसी कहानियों की चर्चा यदि हमने सुनी है, तो जिसमें प्रेमचंद जी ने भारतवर्ष के समग्र जीवन का जितना सुंदर और जितना यथार्थ चित्रण किया है, उतना आज तक कोई नहीं कर सका है मित्रों। इसलिए जीवन को अपने साहित्य का, खास करके यथार्थ जीवन को साहित्य का विषय बनाने वाले, केंद्र बिंदु बनाने वाले प्रेमचंद जी भी साहित्य को जीवन की आलोचना कहते हैं, तो इसमें कोई अनुचित नहीं है। यह अवश्य है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने उनसे पहले साहित्य को जीवन की आलोचना कहा था, तो इसमें प्रेमचंद का स्वतंत्र दृष्टिकोण भी हो सकता है। जीवन के स्वरूप को समझे बिना या समझाए बिना व्यक्त होने वाली ये परिभाषा कुछ हद तक हमें अधूरी अवश्य प्रतीत होती है, परंतु साहित्य के स्वरूप को समझने के लिए उपयोगी अवश्य है। इन परिभाषाओं को जान लेने के पश्चात या समझ लेने के पश्चात मित्रों, साहित्य का जो वैविध्यपूर्ण स्वरूप है उसे समझने में हमारी मदद होती है। हिंदी साहित्य के एक और विद्वान डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी ने इन सभी परिभाषाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उन निष्कर्षों को हम अवश्य पढ़ना चाहेंगे। उससे पूर्व इन परिभाषाओं को पढ़ने के लिए कुछ संदर्भ ग्रंथों के नाम फिर एक बार आप लोगों के सामने है। भगीरथ मिश्र जी की काव्य शास्त्र, बलदेव उपाध्याय का भारतीय साहित्य शास्त्र, या क्षेम चंद्र सुमन और योगेंद्र कुमार मल्लिक का साहित्य विवेचन, या भारतीय काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र परिचय जैसे ग्रंथों को यदि आप लोग देखेंगे तो अवश्य उसमें तुम्हें इस तरह की परिभाषाएं देखने को मिलेगी और उन्हें हम समझ सकेंगे। आइए इन सभी परिभाषाओं के आधार पर गोविंद त्रिगुणायत जी ने जो निष्कर्ष निकाले हैं कि साहित्य या काव्य क्या चीज है, वो संक्षेप में इस प्रकार है। साहित्य मित्रों काव्य के अर्थ में स्थापित है। हमने देखा कि काव्य की हिंदी परिभाषा है, तो साहित्य और काव्य एक दूसरे के पर्यायवाची है, एक दूसरे के विकल्प हैं। साहित्य ही काव्य है। हाँ, आधुनिक काल में केवल पद्य को काव्य कहा जाता है, परंतु संस्कृत साहित्य में काव्य को साहित्य का पर्याय माना गया है। साहित्य भाषा विशेष के सभी विषयों के ग्रंथ समूहों के लिए प्रयुक्त होता है। साहित्य ये जो शब्द है मित्रों, भाषा विशेष के यानी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, किसी भी भाषा के जितने सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ समूहों को तुम साहित्य कह सकते हैं। साहित्य को संचित ज्ञान राशि माना गया है। मित्रों कोई भी साहित्य आप लोग पढ़िए, उसे हम ज्ञान की राशि कह सकते हैं, जिसे विद्वानों ने संचय करके रखा है कई सालों से, कई पीढ़ियों से, सैकड़ों वर्षों से, इसलिए संचित ज्ञान राशि है साहित्य। मतलब साहित्य को सर्वोत्तम विचार की उत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति के अर्थ में स्वीकृत किया गया है। साहित्य क्या है? उत्तम विचार ही नहीं, सर्वोत्तम विचार की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की, जिसे विद्वानों ने लिख करके रखा है, इसलिए लिपिबद्ध शब्द का प्रयोग किया है। साहित्य युग विशेष को जागृति और स्फूर्ति प्रदान करने वाले साधन के रूप में सम्मानित हुआ है। साहित्य क्या है? युग विशेष यानी गांधी युग, नेहरू युग, एलिजाबेथ युग, इसे युग विशेष कहते हैं, या फिर स्वातंत्रोत्तर युग, 20वीं सदी, ये युगों के नाम है मित्रों। तो युग विशेष की जागृति या उसकी स्फूर्ति प्रदान करने वाले साधन के रूप में साहित्य सम्मानित है, साहित्य को सम्मान प्राप्त हुआ है। यानी हर युग में जो लोग रहते हैं, जो समाज रहता है, जो मानव जाति रहती है, उन सब को जगाने का काम
और उन्हें स्फूर्ति प्रदान करने का काम साहित्य करता है। इसलिए साहित्य हम सब के लिए आदरणीय है, सम्मान देने की चीज है। साहित्य को अलंकार शास्त्र का एक रूप माना गया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में मित्रों अलंकार नामक एक सिद्धांत है। हमने कविता में या किसी रचना में अलंकार देखे हैं, सुने हैं, परंतु समग्र साहित्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और अलंकार एक स्वतंत्र सिद्धांत है जिस पर अनेक ग्रंथ और अनेक तरह के विवेचन हो चुके हैं। तो अलंकार शास्त्र का एक प्रकार, एक रूप साहित्य को माना गया है। लिखित पुस्तक, अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार है, लिखित पुस्तक के रूप में साहित्य की अवधारणा मानी गई है। किसी भी लिखित पुस्तक को कि जो छपे हुए रूप में तुम्हारे सामने है या लिखित रूप में तुम्हारे सामने है, उसे हम साहित्य कह सकते हैं, उसको साहित्य कहना चाहिए। तो ये जो हमारा कहना है, हम एक अकेले का नहीं बल्कि सारा समाज पुस्तक को जब साहित्य कहता है तो उसे हम अवधारणा कहते हैं। ये एक सिद्धांत की बात हो गई, उसी को अवधारणा कहते हैं। तो इस तरह से काव्य या साहित्य को समझने के लिए हमें संस्कृत और अंग्रेजी परिभाषाओं के साथ साथ हिंदी परिभाषाओं को जान लेना भी आवश्यक था। सो हमने हिंदी, कुछ प्रमुख हिंदी परिभाषाओं के आधार पर काव्य या साहित्य का स्वरूप समझने की चेष्टा यहाँ पर की है। धन्यवाद।